नमस्कार मित्रों। ई गैरसैंण के मन की बात के माध्यम से आप तक उत्तराखंड के संवेदनशील विषयों की समीक्षाएं करके पहुंचाई जाती हैं कि इसके क्या परिणाम कंसिक्वेंसेस होंगे आने वाले समय में। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा को 6 दिन बीत चुके हैं लगभग, लेकिन अब भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 8 फरवरी की हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से घायल एक और शख्स की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद इसरार, उम्र 50 वर्ष थी। इनका सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसरार के अलावा इस हिंसा में 5 और लोगों की मौतें हुई, जैसे कि अखबारों में, सोशल मीडिया में सुनने को मिला है। हल्द्वानी के वन भूलपुरा में पिछले 1 हफ्ते से कर्फ्यू लगा हुआ है। अब भी पुलिस वहां पर घर की तलाशियां ले रही है। वन भूलपुरा में जिस ज़मीन से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां हिंसा के बाद सीएम पुष्कर धामी साहब ने एक पुलिस चौकी खोलने का ऐलान किया, जो कि एक साहसिक कदम है। उनके ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही वहाँ चौकी खोली जा चुकी है। इस चौकी का उद्घाटन 2 महिला पुलिसकर्मियों ने किया है। इनमें एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, कुछ प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल, पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। पता चला है कि हिंसा की शुरुआत अतिक्रमण वाली जगह से मदरसा हटाने के बात हुई थी। अब ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया में भी सुनने को मिला होगा, अखबारों ने भी बताया होगा, और हम तक भी यही बातें पहुंची हैं। ज़रूर जो अपने तरीके हैं काम करने के पुलिस के, जिस प्रकार उन्होंने वन फूलपुरा में किया, हिंसा के बाद भी जो है पुलिस ने अपनी ड्यूटी प्रॉपर की, इसमें कोई शक नहीं है। और ये प्रायोजित दंगा था, ये कोई किसके धर्म विशेष की लड़ाई नहीं थी, ये प्रायोजित दंगा था। और दंगे के पीछे पिछले एपिसोडों से हम बताते हुए आ रहे हैं आपको कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, जो कि वर्तमान जो सरकार है, राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उसको नहीं चाहती है। और उसके लिए सहारा लिया जा रहा है टूल किट्स का। अब ये भी एक टूल किट्स था, ये हल्द्वानी का जो प्रायोजित चल रहा था, बशर्ते कि सरकार अपनी ड्यूटी कर रही थी। पर लेकिन एक छोटे से मुद्दे को इन्होंने कितना बड़ा बना दिया, ये सोचने वाली बात है। इसमें विदेश का पैसा भी लगा है, जैसे कि अमेरिका से जॉर्ज सोरोस का है। उसका तो एक ही उद्देश्य है कि मोदी सरकार को मतलब अस्थायी करना, अस्थिर करना है, उस मोदी सरकार को हटाना है भारत से। उसका तो ये कहना है, वो तो दुनिया में ही उसका तो काम ही है, उसका तो धंधा है जॉर्ज सोरोस का। जो कि 90 साल से ऊपर का बुढ़ा है, और उसके साथ उसके टूल किट, उसका जो एक प्रकार की संस्था है, वो ये सब काम करती है। वहाँ पर पॉलिटिकल भी है, उनका विंग है, उनकी जो है सोशल विंग है, उनकी फाइनेंशियल विंग है। तो एक प्रकार से वो भी अब पैरेलल चल रहा है, यूएन के पैरेलल चल रहा हो, दुनिया में सरकारों को अस्थिर करना। अमेरिका जैसे देश में बैठा हुआ है, अमेरिका को भी उसी को बिठाता है अपने पास, जिससे उसको फ़ायदा होता है, जैसे पन्नू इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड में इस ऐसे दंगों को, इस प्रकार से जो भूमिका बन रही थी, अगर ये टाइम पर नहीं पकड़ी जाती तो बात और ज़्यादा आने वाले समय में बिगड़ सकती थी। उत्तराखंड में जिस प्रकार से विदेशी जो एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हो, अमेरिका की हो, चाहे चीन की हो, और यहाँ तक कि जो अन्य देश हैं जो कि भारत विरोधी हैं, कुछ एलिमेंट्स उनके भी छुटपुट मिल रहे हैं। वामपंथियों के एलिमेंट्स उत्तराखंड में चीन के लिए काम करते हैं। वे
जहाँ जहाँ वामपंथी सरकारें हैं होती हैं वहाँ उनके लिए भी काम करती हैं, देश के लिए वे कम काम करते हैं। वे उन लोगों को अपने साथ लेते हैं। वामपंथी क्या करते हैं कि उन लोगों को साथ देते हैं कि जो भारत विरोध की बातें करते हैं, या जो कमज़ोर हैं, जाहिल टाइप के हैं, जिनको कि राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रवाद की पढ़ाई नहीं की गई है, देश के बारे में नहीं बताया, जिस देश में रहते हो उसकी सुरक्षा पर उनको नहीं बताया जाता है। उनकी एक आइडियोलॉजी होती है कि दुनिया को अपने रास्ते में लेना, अपने रास्ते पे ले जाना। आप सोवियत रूस का हालत तो देख ही लिया, कितना बड़ा सोवियत रूस था और वामपंथ की वहाँ पर सरकारें चलती थी और किस प्रकार से रूस टूटा। चीन की भी वही स्थिति धीरे धीरे आने वाली है। जो अंदर ही अंदर आग सुलग रही, ज्वालामुखी सुलग रहा चीन में, वो अलग है। यह चीन ने बड़ी होशियारी के साथ काम किया कि वहाँ पर इस्लाम को, शिंजांग प्रांत में विशेषकर वीगर मुस्लिमों का जो इलाका है, वहाँ पर उन्होंने मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर दिया बेरहमी के साथ, और किसी भी मुस्लिम देश ने सू तक नहीं की। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जो कि चीन का बड़ा अच्छा दोस्त है, वह भी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता, बोलता है कि चीन के यह अंदर की बात है। पर लेकिन जहाँ भारत का सवाल होता है तो इसमें वामपंथी और जो जिहादी सोच के लोग हैं वो कट्टरपंथी को चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और उनका काम है कि पहले कट्टरपंथियों को हिमालयी राज्यों में घुसाना। भारत की जो बाउंड्री चीन से लगती है, जो सीमाएं चीन से लगती है, वहाँ पर वामपंथियों का एक काम है कि मदद करनी, किसको, ये जो कट्टरपंथी है इनको बसाना, इनको मदद करनी है और ये इनके साथ सहयोग करना है। उसके बाद जब ये अराजकता फैलेगी तो चीन वहाँ घुसेगा और चीन को आसान रास्ता बनाने के लिए इनका काम है, बाकी और कुछ नहीं इसके पीछे। जॉर्ज सोरोस का अलग उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है इस सरकारें गिराना और बिठाना, वो इसके लिए पैसा लेता है। इसके लिए राजनेता भी मिले होते हैं, हमारे देश के नेता भी मिले हुए हैं इसमें। अब उत्तराखंड में किस प्रकार से, यह तो थी एक भूमिका कि क्या चल रहा है मोटे मोटे हिसाब से, एक सामान्य रूप से मैंने बताया आपको। अब क्या है, उत्तराखंड में यह किस प्रकार काम करते हैं। आपको जो फेरी वाले वहाँ पर दिखाई देते हैं, कबाड़ बिनने वाले वहाँ पर दिखाई देते, गाँव में चले जाते हैं जो। सिमिलरली वहाँ पर जो है वो जो मकान बनाने वाले चले जाते हैं, वो किस प्रकार सेंध लगा रहे हैं भारत की सुरक्षा पर। यह बात शायद कई समझदार लोगों को पता होगी, चाहे वे राजनीति से जुड़े हों और चाहे वो पुलिस प्रशासन से जुड़े हों, उनको पता होगा, और वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो संविधान से बंधे हुए हैं और उससे ज़्यादा आगे पीछे करेंगे तो उनको फिर या तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और या तो ये काम तो करेंगे पर लेकिन उनके साथ कोई नहीं देगा। इस ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके लिए केंद्र सरकार को, जो राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, कानून इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि जो कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए साथ दें। अब इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। इंटरनल सिक्योरिटी झगड़ा तो नहीं करा रहे हो, वो तो सिर्फ फेरी का काम कर रहे हैं ना, पर उस फेरी के काम की आड़ में, कबाड़ के काम की आड़ में बहुत सारी चीज़ें हम खो रहे हैं। अब क्या होता है, फेरी वाला जाता है, गांव में महिलाएं होती हैं जो कि अपना खेती बाड़ी करने वाले होते हैं, मवेशियों को देखने वाले, तो इनसे क्या करते हैं कि इनके मोबाइल नंबर लेते हैं, इनको एक दो चीज़ें फालतू दे देते हैं, जैसे कान का एक झुमका दे दिया, उसको खुश कर दिया, कोई बात नहीं हमारी तरफ से रख लो, और उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई काम है तो बताना, आपको कोई सामान है तो हम आपके गांव तक ले आएंगे, आपको टाइम नहीं है बाजार जाने का। छोटे छोटे बाजार होते हैं। तो इस प्रकार से जो फेरी वाले वहाँ बैठे थे, इनकी इनकम उतनी ज़्यादा खास नहीं होती है, फिर भी ये अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो जो खर्चा की भरपाई है कैसे होती है इनकी, यह थोड़ा सा एनालाइज करने वाली बात है कि हवाला का पैसा कितना लगा है। उसी प्रकार से वे क्या करते हैं कि वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, फिर अपने जाल में लड़कियों को या औरतों को फंसा करके और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। अगला चुप रहता है क्योंकि समाज में उसका इज्जत का सवाल है।
इस सारे काम को अंजाम देते हैं पीछे से बैठे हुए, पर्दे के पीछे से जो बैठे लोग। जैसे कि अभी हल्द्वानी का प्रकरण हुआ ना, तो वहाँ पर अब्दुल मलिक जैसे लोग वे बिठाए गए हैं। अब अब्दुल मलिक को तो अतीक अहमद की तुलना से की जा रही है उत्तर प्रदेश के उससे, लेकिन अतीक में अहमद थोड़ा सा भारी भरकम था, डॉन था, ये छोटा डॉन है, फर्क कुछ नहीं है, काम वही है। अब ये जो काम है, इनकी आड़ में, इनकी मदद से अगला, चाहे वो पुलिस प्रशासन वगैरह में हो, तो वो इनसे नहीं उलझना चाहता था, तो इनको अपना काम आसान हो जाता। अगर इनका पुलिस प्रशासन इनसे नहीं उलझेगा तो ये अपने इनको काम आसान हो जाता। दूसरी बात, जो ज़मीन से संबंधित जो विभाग हैं, उनसे इनकी गांठ जो जोड़ होती थी, गठजोड़ बना रहता था। अब सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि ज़मीन से जुड़े हुए जो विभाग हैं, अगर वो अपराधी पाए जाते हैं तो उनको सस्पेंड करनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी को सील होना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि ये इस प्रकार से सरकारी ज़मीन की किस प्रकार से ये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में बंदा वहाँ पर सरकारी ज़मीन को बेच देता, वही हाल उत्तराखंड के छोटे टाउनों में, पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। इसके अलावा आप आगे बढ़िए तो आपको कूड़ा बीनने वाले मिल जाएंगे। कूड़ा बीनने के बाद वहाँ से लेकर के रामनगर, टनकपुर, हल्द्वानी या कोटद्वार, ऋषिकेश, पहाड़ से इतना या छोटे टाउनों में पहुँचाने के लिए बहुत खर्चीला बैठता है, उसका बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और कूड़ा बीनने का। लेकिन कूड़ा बीनने की आड़ में बहुत कुछ सिक्योरिटी हैजार्ड हो रहा है, जो सीमाओं के पास वाले ज़िलों में, सीमांत ज़िलों में, सीमांत क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में विशेषकर। तो इन जो कबाड़ बीनने वाले जो लोग हैं, इन पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इसके आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशा जिहाद, भूमि जिहाद और स्लीपर सेलों को शेल्टर देना, सह देना, उनको उनके लिए काम करना, तो ये सब चीज़ उसके पीछे हो रहा है। ये बारीकी से इस पर जांच नहीं हो पाती, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास है, हम भारत के नागरिक हैं, संविधान की आड़ में भी इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये तो रही बात। और उसकी आड़ में फिर गांव में जा करके क्या होता है कि अब मकान बन रहे हैं, गांव में भी मकान चाहिए, आजकल पक्के मकान बन रहे हैं। पहले परंपरागत मकान बनते थे तो स्थानीय लोग बना लेते थे, लेकिन आजकल लोहा, कंक्रीट, सीमेंट के जो मकान बन रहे हैं उसमें स्थानीय कारीगर उपलब्ध नहीं है, ठेकेदार उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हैं कम है। तो उसके लिए क्या है कि बाहर के ठेकेदार, जैसे बिहार से गए हुए लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से और कुछ अन्य राज्यों से गए हुए लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, ठेके लेते हैं। उसमें जिनके संबंध पाकिस्तान के आईएसआई स्लीपर सेलों से भी है और ये अब्दुल मलिक जैसे लोगों से भी है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर ठेके लेते हैं, मकान बनाते हैं। अब क्या होता है कि जिसका मकान बन रहा है वो फौजी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है सैनिक बाहुल्य इलाका है, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और सारे वर्दी वाले हैं। तो क्या होता है कि उनके बच्चे रहते हैं, उनसे भी यही इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि यूनिट कहाँ पर है और तुम्हारा पति या तुम्हारा बेटा या तुम्हारा भाई कहाँ पर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके यह सारी पहुंच जाती है सीमांत जिलों की पाकिस्तान के आईएसआई सेलों का जो हेडक्वार्टर है। जैसे हल्द्वानी में अब्दुल मलिक की तरह लोग हैं जो कि आईएसआई का स्लीपर सेल को भी शेल्टर देते होंगे डेफिनेटली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो सरकार ने डेफिनेटली इस पर समीक्षा तो की होगी। अब जैसे जैसे स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, इतने देर में बहुत कुछ सेंध लग जाती है, आतंकवाद को सह मिल जाती है। तो ये जो सीमांत जिलों में, विशेषकर हिमालयी राज्यों में घुसपैठ, अतिक्रमण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चल रहा है। इस पर सरकार को बहुत गहराई से नज़र डालनी पड़ेगी और उनको छूट देनी पड़ेगी, उनको अधिकार देने पड़ेंगे, विशेष अधिकार, प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस हो, उनको विशेष अधिकार देने पड़ेंगे कि भाई ये कुछ तुम्हारे भी अधिकार हैं और वे
अपना अधिकार का प्रयोग करके अपराधी को अरेस्ट कर सकते हैं, संज्ञान में ले सकते हैं। लेकिन अब ये भी देखा जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस वाला हो, वो कहीं उसका नाजायज़ फायदा ना उठाए, इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस बना करके रखने से क्या होता है कि स्थानीय जो आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाह्य सुरक्षा भी ठीक रहती है। आप देख लो, जब वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, कौन आदमी उसमें डिटेल है, वो कितना पैसा खाता है, कैसे खाता है, उस पर भी जो विजिलेंस की रिपोर्ट जानी चाहिए कि जो तुमने वोटर आईडी कार्ड बनाने वाला, आधार कार्ड बनाने वाला जो बंदा रखा हुआ है, इसके पीछे क्या राज है। इस पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है राज्य का करना पड़ेगा उत्तराखंड को, और इसके लिए उसको लेनी चाहिए केंद्र सरकार की मदद, क्योंकि ये आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का दोनों का विषय है। मैं कई पिछले वीडियो में आपको यही बताते रहा हूँ कि नेपाल और भारत के दोनों तरफ, इधर भी उधर भी मदरसे और दूसरे जो एंटी सोशल एलिमेंट, भारत विरोधी तत्व कुकुर मुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं, उनको वे भी क्या करते हैं कि जो आपराधिक तत्वों को सह देते हैं। उसी तरह से कौन लीगल ब्रांच में है, कौन वकील, कौन दुकानदार, कौन प्रशासनिक अधिकारी हमदर्दी रखता है, वामपंथियों से हो या जो है जिहादी सोच के लोगों से हो, यह स्पष्ट रूप से बिना एजिटेशन के सरकार को खंगालना चाहिए। हर आदमी बदमाश या अपराधी नहीं होता है, ये बात सच है, पर लेकिन जब स्थिति इस तरह से उत्तराखंड की जैसी हो जाती है, आने वाले समय में दंगों का डर हो जाता है, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा पर सेंध लगने के सवाल खड़े उठने शुरू हो जाते हैं, तो सरकार को एक कदम आगे आना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं आती है, सहयोग नहीं करती है अपने जो कर्मियों को, तो उससे क्या होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। आने वाले समय में उत्तराखंड की सरकार को चाहिए कि वे अधिक से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती करें, भर्तियां करें, ताकि इस तरह के जो अवांछित तत्व हैं सीमांत जिलों में, सीमांत राज्यों में अपनी गतिविधियां चलाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो इनका जो सीमांत राज्यों में, और ये जो सीमांत जैसे उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य है सुरक्षा की दृष्टि से, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है, तो यहाँ पर प्रतिबंधित करना चाहिए इनको। संविधान की आड़ में घुस करके वहाँ पर जो है तरह तरह के जात, चाहे वो भूमि जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, और चाहे वह व्यापार जिहाद हो, उसको क्यों बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर प्रतिबंधित करना बहुत ज़रूरी है। जो दुकानें चलाते हैं, व्यापार करते हैं, स्थानीय लोगों को ही चलाने का मिलना चाहिए, जिनकी ज़मीन है, जिनकी कोई पहचान है वहाँ पे, उनको ही काम मिलना चाहिए दुकान चलाने का। बाकियों को अपना जो व्यापार का जो धंधा होता है, इसको क्लोज करो, इसमें राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता है। लव जिहाद भी इससे रुकेगा, और इससे क्या होगा कि लैंड जिहाद भी रुकेगा, क्योंकि इसकी आड़ में सब चीज़ होता है। जब आपने कबाड़ वाले को वहाँ से प्रतिबंधित कर दिया, जब आपने वहाँ पर फेरी वाले को प्रतिबंधित कर दिया, जब आपने वहाँ पर जो है ये जो व्यापार की जगह जगह जहाँ पर जाओ वहीं सड़क पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर फौज की गाड़ियाँ जाती हैं उसकी वीडियो बनाते हैं और संवेदनशील विषयों को चीन तक पहुँचाते हैं, कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सा टेक्निकल नंबर है, कौन सा यूनिट है, ये सारी चीज़ें वे सब लेके आते हैं। इनको तुरंत वहाँ से सरकार को खदेड़ना चाहिए, वो अपने दूसरे राज्यों में काम करें, इसमें कोई शक नहीं। पर लेकिन सीमांत राज्यों में अगर इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो निश्चित ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरनाक विषय है। आप उत्तराखंड से जुड़ी हुई संवेदनशील विषयों पर, ई गैरसैंण की मन की बात पर हमेशा सुनते हैं। आप अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखें, आप इसमें राय दें, ताकि हम सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाने में आपकी मदद कर सकें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।